और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ पटना से। खबर जहां एनडीए की बैठक खत्म हो चुकी है। बैठक में उपचुनाव को लेकर चर्चा की गई। 2025 विधानसभा चुनाव पर भी इस बैठक में मंथन हुआ है। सीएम नीतीश कुमार ने जीत का मंत्र दिया। एनडीए में तालमेल पर जोर दिया गया है। इस बैठक में एनडीए के सभी नेता इस बैठक में मौजूद रहे और आगामी विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर बैठक हुई। उपचुनाव पर मंथन किया गया और एनडीए में तमाम नेताओं के बीच तालमेल कैसे और मजबूत हो, बेहतर हो, इस पर भी चर्चा की गई। तो 2025 चुनाव पर मंथन, एनडीए में बेहतर तालमेल को लेकर चर्चा। तस्वीरें आपके सामने जिसमें एमपी, एमएलए, एमएलसी, जिलाध्यक्ष सभी की मौजूदगी। एनडीए के तमाम घटक दल यहां मौजूद थे। नीतीश कुमार ने जीत का मंत्र दिया और ऐसे में एनडीए की बैठक में एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। 2025 सीट पर एनडीए की जीत पर चर्चा की गई है। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक एनडीए की बैठक होगी। आपसी तालमेल को और बेहतर किया जाएगा। बेहतर तालमेल की रूपरेखा तैयार होगी। उन्हें नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का ऐलान किया और नीतीश कुमार जी ने जो 20 साल के जो टेन्योर होगा, 19 साल का जो काम किए नीतीश कुमार, उसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा हुई। माननीय नीतीश कुमार जी ने जो नारा है उनका 220 2025 में एक संकल्प लिया गया कि हम लोग एनडीए एकजुट है। एनडीए अब अपनी पहचान एनडीए के रूप में हम रखेंगे, ये कार्यकर्ताओं को संदेश देना है। जिला स्तर पर और पंचायत स्तर तक उसको ले जाकर के सरकार अपनी उपलब्धियां, केंद्र सरकार के द्वारा जो विशेष सहायता दी जा रही है और बिहार की जो विकास यात्रा, जो नई पीढ़ी के लोग हैं जिनको पुराने बातों को स्मरण कराना, तो हमारा लक्ष्य है कि 225 विधानसभा सीट इस बार जीतेंगे और महागठबंधन का जो ठग गठबंधन है उसका राजनीतिक पोस्टमार्टम करेंगे। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बैठक से जुड़ी हुई, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीत का मंत्र दिया है। नीतीश कुमार ने बैठक में कहा कि आपसी तालमेल बनाकर रखें, यानी कोई इंडिविजुअल चुनावी मैदान में नहीं होगा। न जेडीयू, न बीजेपी, न दूसरे घटक दल। यहां एनडीए के तौर पर आपको चुनावी मैदान में उतरना है, लोगों के बीच पहुंचना है। सरकार ने जो विकास का काम किया है उसे जनता तक पहुंचाया जाए। समय समय पर बैठक होती रहे। हर स्तर पर एनडीए की मीटिंग होती रहनी चाहिए। प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक एकजुटता का संदेश जो है वो कार्यकर्ताओं के बीच और लोगों के बीच पहुंचे, ये सबका मकसद होना चाहिए। एनडीए मिलकर चुनाव लड़ेगा। और देखिए, बैठक में सीएम नीतीश ने कुछ नेताओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि मैं इन्हीं लोगों के चलते 2 बार आरजेडी में गया, 2 बार आरजेडी के साथ जाकर मैंने गलती की, लेकिन अब नहीं, मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। तो सीएम ने कुछ नेताओं की ओर इशारा किया और कहा कि इन्हीं के चलते 2 बार मैं आरजेडी में गया, अब मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। तो देखिए, नीतीश कुमार जब एनडीए की बैठक चल रही थी, इस बैठक के दौरान जीत के मंत्र दिए, लेकिन आखिर किन लोगों की ओर इशारा किया गया, ये भी सवाल है कि क्या उनके साथ रहने वाले कुछ लोग जिन्होंने सजेस्ट किया नीतीश कुमार को कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरी गलती थी कि मैं आरजेडी की तरफ गया, लेकिन अब मैं बीजेपी के साथ ही रहूंगा। और इशारों में कहा कि मैं इन्हीं के चलते मैं 2 बार आरजेडी की तरफ मैंने रुख किया, मैंने 2 बार गलती की, लेकिन अब नहीं, अब मैं बीजेपी के साथ रहूंगा। और समय दर समय मंचों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये बोलते हुए नजर आते हैं। और आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, सबसे पहले यही बताइए, जिससे खबर की चर्चा कर रहे थे कि कुछ लोगों की तरफ इशारा किया कि 2 बार इन्हीं की वजह से मैं आरजेडी में चला गया, गलती हमसे हो गई, ये किन लोगों से बातचीत हुई, इशारा किनके साथ हुआ? देखिए राहुल, नाम बताना सही नहीं होगा, लेकिन मैं इतना इशारा जरूर कर सकता हूं कि जेडीयू के वरिष्ठतम नेता हैं और बिहार सरकार के वरिष्ठतम मंत्री हैं और जिनके तरफ नीतीश कुमार ने इशारा करके ये बातें कही हैं। और जाहिर सी बात है,
जिस तरीके से इशारा किया गया उससे साफ है कि नीतीश कुमार शायद एनडीए के बैठक में ये मैसेज देना चाहते थे कि वो एनडीए के साथ ही रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई थी और कुछ लोगों की वजह से मैं 2 बार आरजेडी के साथ चला गया। जाहिर सी बात है नीतीश कुमार ये बात कहकर बड़ा मैसेज दे दिया कि वो एनडीए के साथ कभी अलग नहीं हुए थे, परिस्थितियां ऐसी लाई गई जिसकी वजह से 2 बार एनडीए छोड़ के महागठबंधन की तरफ चले गए। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नीतीश कुमार जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही, बोली कि आज से हम एनडीए हैं, न कि जेडीयू, न बीजेपी, न हम या फिर जो उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है या फिर चिराग पासवान की पार्टी। हम एनडीए के तौर पे चुनाव मैदान में जाएंगे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक समन्वय बनाया जाए, बेहतर तालमेल बनाया जाए, ताकि किसी तरह की समस्या कोई हो समय रहते उसे दूर किया जाए। जनता के तक विकास कार्य पहुंचा है कि नहीं, नीतीश सरकार या केंद्र सरकार जो बिहार के लिए विकास कार्य चला रही है वो जनता तक पहुंचा कि नहीं, इसका फीडबैक लीजिए। और जो भी आपने भी कहा कि वरिष्ठतम जो लोग वहां पर मौजूद थे उनकी तरफ इशारा था, तो क्या ये वरिष्ठतम वाली श्रेणी में जिन लोगों की चर्चा हो रही है वो जेडीयू से हैं? क्या उनका इशारा बीजेपी के नेताओं की तरफ था? आखिर किसकी तरफ वो इशारा कर रहे थे? देखिए, वो उनका साफ साफ इशारा जेडीयू की तरफ ही था और जेडीयू के वरिष्ठ मंत्री हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि चूंकि जो कुछ एथिक्स होता है जिसकी वजह से मैं नाम नहीं बता पा रहा हूं, लेकिन हमारे दर्शक समझ चुके होंगे। जेडीयू के वरिष्ठतम नेता हैं, बिहार सरकार में वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके तरफ इशारा करके नीतीश कुमार ने ये बातें कही और उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने कहा और 2 बार उन्होंने हाथ जोड़कर उन्होंने प्रणाम भी किया, तो आप समझ सकती हैं कि जिस तरीके से वो इशारा करके नीतीश कुमार ने बयान दिया है और वो भी एनडीए के बैठक के बीच में, जहां पे एनडीए के तमाम बड़े नेता जिस बैठक में मौजूद हो, ताकि नीतीश कुमार अपने तरफ से ये साफ करना चाहते थे कि उनका मन कभी नहीं एनडीए से अलग हुआ था, लेकिन जिन नेता की तरफ इशारा करके जो परिस्थिति का हवाला देकर नीतीश कुमार ने बोला उसे साफ साफ है कि आज उन्होंने एनडीए को फिर से बड़ा मैसेज देने की इशारे कोशिश को, की, खासकर नीतीश बीजेपी को कुमार कोशिश के की है। उस बयान को जिसमें वो बार बार मंच से या किसी भी स्थान से ये कहते या दोहराते नजर आते हैं कि भाई 2 बार गलती हो गई, अब ये गलती होगी नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाने वाला हूं, एनडीए के साथ था और हमेशा रहूंगा। क्या ये मानकर चले कि लोगों के मन में जो शंका है या जो परसेप्शन नीतीश कुमार की खराब की गई उसे धोने की, उसे साफ करने की कोशिश है ये? बिल्कुल भी आपने सही कहा और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो फोरम चुना है, इसके पहले नीतीश कुमार लगातार किसी चुनावी सभा में या किसी सभा के दौरान इस तरह के बयान देते रहे हैं, लेकिन आज जब एक बड़ा मौका था, जब एनडीए के तमाम बड़े नेता एक साथ, घटक दल के तमाम बड़े नेता एक साथ मंच पे मौजूद थे, वहां पे नीतीश कुमार के ये कहना कि मैं 2 बार गलती से चला गया था, मैं नहीं जाऊंगा और कुछ लोगों की वजह से चला गया, इससे साफ साफ इशारा है कि नीतीश कुमार जिस बात को अभी तक किसी सभा में बोलते रहे हैं, आज एनडीए के बैठक में बोलकर नीतीश कुमार ने एक बार फिर से बड़ा मैसेज देने की कोशिश की, साफ करने की कोशिश की कि वो अब एनडीए से कहीं नहीं जाने वाले हैं। आप पार्टी विशेष बनकर उम्मीदवारों के बीच न जाए, न कार्यकर्ताओं के बीच ये मैसेज जाए, न लोगों के बीच जाए, एनडीए के तौर पर आपकी भूमिका होनी चाहिए और इंटैक्ट हैं आप, ये सबको दिखना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर, पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। सांसद पप्पू यादव ने ही इस ऑडियो को जारी किया है। इस वीडियो और ऑडियो क्लिप में सांसद को लफड़े में पड़ने से बचने की सलाह दी जा रही है। साथ ही सांसद को अपना काम करने और काम से मतलब रखने की बात कही जा रही है। ऑडियो में ये भी कहा जा रहा है कि आपको हम लोगों ने बड़ा भाई माना है, बड़ा भाई बन के रहो तो अच्छा रहेगा। तो सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से पप्पू यादव को एक धमकी भरा कॉल आता है। हालांकि इस ऑडियो क्लिप की न्यूज़ 18 पुष्टि नहीं करता है। पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि इस तरह का कॉल आया और उस कॉल के जरिए उनके जान पर खतरा है, इसलिए उनकी सुरक्षा व्यवस्था भी जो है बढ़ा दी जानी चाहिए। मीडिया की जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है, इसका हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो वाइड प्लस सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिकॉर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है, इस तरह कोई मामला हो तो हम लोग दृढ़तापूर्वक इस पर कार्रवाई कर सके, बाकी इस पर जाँच चल रहा है। अब देखिए, धमकी के बाद सांसद पप्पू यादव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। धमकी के बाद सुरक्षा घेरा बढ़ाने की अपील पप्पू यादव ने की है। धमकी के बावजूद बिहार के गृह विभाग और केंद्रीय गृह मंत्रालय पर निष्क्रियता का भी आरोप पप्पू यादव की तरफ से लगाया गया है। वाई श्रेणी से बढ़कर जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई है।
तो सांसद पप्पू यादव ने डीजीपी आलोक राज को भी कॉल किया और कॉल कर उन्होंने पूरे घटनाक्रम की जानकारी डीजीपी आलोक राज को दी। पप्पू यादव ने डीजीपी से सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। डीजीपी आलोक राज ने पप्पू यादव को इस पूरे मामले की लिखित शिकायत पूर्णिया रेंज के आईजी राकेश राठी से करने को कहा। पप्पू यादव ने आईजी राकेश राठी को लिखित शिकायत भी कर दी है। आईजी के निर्देश पर पूर्णिया एसएसपी अब इस मामले की जांच में जुट गए हैं। पप्पू यादव के पास से धमकी का ऑडियो क्लिप भी मंगवाकर उसकी जांच और शुरू कर दी गई है। कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक बिहार तक पहुंच गई है। नेपाल से सटे बिहार के सीमावर्ती जिलों में से बिहार पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने लॉरेंस के गुर्गों को गिरफ्तार किया था, जिसमें गिरोह की ओर से अत्याधुनिक विदेशी पिस्टल सप्लाई करने का भी खुलासा हुआ था। तो मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार शूटर गोविंद के पास से CZ75 श्रेणी की 9 mm की एक विदेशी पिस्टल बरामद की गई थी। एनआईए के सूत्रों की माने तो गोविंद के पास से जब CZ पिस्टल चेक गणराज्य से म्यांमार होते हुए गुवाहाटी पहुंची थी और इसे गोविंद ने 35 लाख में हासिल किया था। अब बात करते हैं रक्षा के क्षेत्र में भारत को मिली नई सौगात की। पीएम मोदी ने देश को पेड्रो सांचेज टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स की सौगात दी। गुजरात के वडोदरा में पीएम मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज टाटा के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। इस कॉम्प्लेक्स में टाटा एडवांस सिस्टम की तरफ से C295 विमान बनाए जाएंगे। तो ये भारत में निजी क्षेत्र की पहली यूनिट है जिसमें अलग अलग जगह पर तैयार कलपुर्जों को जोड़कर सैन्य विमान बनाया जाएगा। इस योजना में कुल 56 विमान शामिल हैं, जिनमें से 16 स्पेन से एयरबेस द्वारा सीधे डिलीवर किए जाएंगे, जबकि बाकी 40 विमान को भारत में ही बनाया जाएगा। गुजरात के वडोदरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। पीएम मोदी ने संबोधन की शुरुआत में रतन टाटा को याद किया। आज रतन टाटा होते तो उन्हें बहुत खुशी होती। एयरबस और टाटा की टीम को शुभकामनाएं। भारत डिफेंस सेक्टर में नए आयाम बना रहा है। मोदी ने कहा कि 2 साल में फैक्ट्री एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए तैयार है। हमने नए रास्ते पर चलना पसंद किया। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। और अब बात करते हैं मुंबई में हुई भगदड़ की, जहां 27 अक्टूबर की सुबह बांद्रा टर्मिनल स्टेशन पर अचानक से भगदड़ मच गई थी, जिसमें करीब 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अब इस हादसे का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे अचानक से ट्रेन में चढ़ने के दौरान कुछ पुलिसकर्मी इधर उधर हो रहे हैं और उसके बाद अचानक से भगदड़ मचने लग गई। बता दें कि बांद्रा गोरखपुर ट्रेन में बैठने के दौरान यह हादसा हुआ था। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर जब सामने आई थी और इसके बाद से देखिए सीसीटीवी फुटेज सामने आया है कि कैसे यह पूरा हादसा हुआ था और काफी अफरा तफरी मची हुई थी। देखिए ट्रेन लगी हुई दिखाई दे रही है और वहां पर लोग काफी धक्का मुक्की कर रहे हैं, भीड़ काफी ज्यादा है और लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसी दौरान भगदड़ मच जाती है और ऐसे में 9 लोग घायल हो जाते हैं। काफी कह सकते हैं कि दर्दनाक हादसा हुआ है। पर्व त्योहारों को देखते हुए अब ट्रेनों की संख्या बढ़ाने की भी बात कही गई है। और जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अखनूर सेक्टर में मुठभेड़ जारी है। अखनूर के बट्टल इलाके में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ होती हुई। अखनूर सेक्टर में सुरक्षा बल ने आतंकियों को घेर रखा है। सेना के वाहन पर सुबह आतंकी हमला हुआ था और आतंकियों के साथ इस वक्त भी एनकाउंटर जारी है। देश में अगले साल से जनगणना की शुरुआत हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक जनगणना 2025 से शुरू होकर 2026 तक चलेगी। संप्रदाय के आधार पर भी जनगणना कराए जाने पर विचार हो रहा है। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों की परिसीमन का रास्ता साफ हो जाएगा। तो भारत में पिछली बार जनगणना 2011 में दर्ज की गई थी। इसका अगला चरण 2021 में शुरू होना था, लेकिन कोविड-19 की दूसरी लहर की वजह से इसमें देरी हो गई।
सूत्रों के मुताबिक जनगणना का डेटा रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया 2025 में शुरू होगी और रिपोर्ट 2026 में प्रकाशित की जाएगी। जनगणना जनसंख्या, जनसांख्यिकी, आर्थिक स्थिति आदि सहित कई पहलुओं पर प्रकाश डालती है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ है, जिसमें 52% पुरुष और 48% महिलाएं हैं। दिवाली से पहले ही दिल्ली का दम घुटने लगा है। दिल्ली की आबोहवा ज्यादा ही खराब हो गई है। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 350 के पार पहुंच गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में आता है। रविवार की तुलना में 90 अंक कम है, लेकिन सेहत के लिए यह भी बेहद खराब है। पिछले सप्ताह हवा की गति धीमी होने के कारण दिल्ली की हवा बेहद खराब हो गई थी। अब तेज हवा की वजह से इसमें सुधार तो जरूर आया है, लेकिन अभी भी ये हवा अपनी चिंताजनक स्थिति में बनी हुई है। सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हवा की गुणवत्ता में कोई सुधार बहुत ज्यादा नहीं दिखता है। पटाखों पर पूरी तरह से हालांकि बैन लगा दिया गया है। और देखिए, इस बीच बड़ी खबर लोहरदगा से है, जहां नंदगांव कोयल नदी में 3 बच्चे डूबे हैं। नदी में नहाने के दौरान बच्चे डूबे हैं। बच्चों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। गोताखोर की मदद से खोजबीन की जा रही है। मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ है। सेना थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक स्कूल से 4 बच्चे कोयल नदी नहाने चले गए, जिसके बाद 3 बच्चे गहरे पानी में डूब गए। और आकाश हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आकाश, कैसे बच्चे डूबे, अभी क्या अपडेट? जी, मैं बता दूं कि बच्चों जो 4 बच्चे गए थे नहाने के लिए, उसमें से 3 बच्चे डूब गए हैं, जिनकी तलाश जारी है। गोताखोर, स्थानीय गोताखोर लगे हुए हैं और जिला प्रशासन भी उन बच्चों के खोजने में तलाश में जुटी हुई है। ये चारों बच्चे लोहरदगा जिला के शहरी क्षेत्र स्थित विद्या मंदिर के पढ़ने वाले थे और स्कूल का गेट बंद होने के कारण ये लोग नहाने चले गए और नहाने के दौरान ये घटना घटी। हालांकि अभी तक तीनों बच्चों जो डूबे हैं उनका तलाश जारी है। अभी तक किसी को भी बरामद नहीं किया गया है और किसी को भी खोजा नहीं गया है। देखना होगा कि क्या कितनी देर और लगती है। फिलहाल रेस्क्यू टीम लगी हुई है। चलिए, बिल्कुल शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, झारखंड में 13 नवंबर को, तो इस बीच खबर झारखंड की बात करें तो 13 नवंबर को पहले चरण की विधानसभा चुनाव होने हैं, जिससे लेकर राजनीति इस वक्त तेज हो चुकी है। देवघर से ये बड़ी खबर है, जहां पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से चेतावनी दी गई है और कहा गया कि चुनाव के बाद झारखंड में NRC लागू करेंगे। बांग्लादेशियों को झारखंड से बाहर निकाला जाएगा। सीता सोरेन पर कांग्रेस नेता के अमर्यादित बयान पर भी झारखंड सरकार को अविलंब ऐसे मंत्रियों को निष्कासित कर देना चाहिए, ये बयान दिया गया। हमारा यही मानना है कि ये चुनाव का बाद बीजेपी सरकार बनेगा और हम लोग संथाल परगना में NRC भी बनाऊंगा और घुसपैठी को बाहर भी करूंगा। सीता ही मैं क्या बताऊं, ऐसा सब एक झारखंड सरकार का मंत्री ने जो सब व्यवहार किया है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं झारखंड प्रदेश का मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा, डिमांड करूंगा कि इरफान अंसारी को मंत्रिसभा से बर्खास्त किया जाए। और देखिए, हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान पर जेएमएम का पलटवार। जेएमएम प्रवक्ता तनुज खत्री ने हमला बोला है। कहा, हेमंत बिस्वा शर्मा एक जहरीले व्यक्ति हैं, वह झारखंड में जहर बोना चाहते हैं, इनकी कोशिश नाकाम होगी। देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जी एक जहरीले व्यक्ति हैं। उनके मुख से हर वक्त जहर निकलता है और वो ये जहर को झारखंड की धरती पर बोने की एक नाकाम कोशिश कर रहे हैं। झारखंड ऐसे लोगों के द्वारा बोली गई बातों को कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। चुनाव से पहले ये सभी के सभी प्रभारी बोरिया बिस्तरा बांधकर रवाना होने जा रहे हैं झारखंड से, क्योंकि चुनाव होने से पहले ये लोग हार मान चुके हैं। और झारखंड के कोडरमा से बड़ी खबर आ रही है। सुभाष यादव के नामांकन को स्वीकृत कर लिया गया है। आरजेडी उम्मीदवार सुभाष यादव, इनके नामांकन को स्वीकृत किया गया है। ईडी के मामले में बिहार की जेल में बंद सुभाष यादव ने नॉमिनेशन को लेकर कोर्ट के आदेश पर कोडरमा विधानसभा के लिए सशरीर नामांकन किया था। पहुंचकर नामांकन के दिन ही पटना हाईकोर्ट ने सुभाष यादव के नॉमिनेशन को लेकर दिए गए आदेश को वापस ले लिया था, जिसके बाद
सुभाष यादव के नामांकन पर संशय वाली स्थिति बनी हुई थी। आपको बताते चलें कि विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए आज स्क्रूटनी चल रही है और ऐसे उम्मीदवारों के दाखिल किए गए नामांकन पत्रों की जांच हो रही है और इसी कड़ी में उनका नामांकन स्वीकार कर लिया गया है। और इस खबर पर हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता रितेश नोहानी जुड़ चुके हैं। रितेश, एक जो संशय वाली स्थिति थी, अब इस स्वीकृति के साथ जाहिर है कि सुभाष यादव ही आरजेडी के कैंडिडेट। जी बता दें कि सुभाष यादव ईडी के मामले में बिहार के जेल में बंद थे, लेकिन वो कोर्ट के परमिशन के साथ सशरीर यहाँ पर आकर अपना नॉमिनेशन कराया था। हालांकि जिस दिन उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराया था उसी दिन कोर्ट ने अपने आदेश को वापस ले लिया, जिसके बाद एक संशय बरकरार हुआ था कि इसमें सुभाष यादव की नामांकन रह भी सकती है या फिर वो रद्द भी हो सकती है। हालांकि आज स्क्रूटनी का समय था और आज 4 सेट में उन्होंने नामांकन दाखिल कराया था और चारों सेट उनका स्वीकृत कर लिया गया है, जिसके बाद में काफी खुशी की लहर है। राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव ने खुद प्रेस वार्ता करके इस बात की जानकारी दी कि सुभाष यादव कोडरमा में अधिकृत उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल, तो नीरा यादव के सामने सुभाष यादव की चुनौती होगी। सुभाष यादव के नामांकन को स्वीकृत कर लिया गया है। कोडरमा से आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर चुनौती पेश करते हुए सुभाष यादव नजर आएंगे। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।